नेपाल की राजनीति में हो गया खेला। पीएम प्रचंड नेपाली कांग्रेस से हुए अलग, ओली संघ मिलकर बनाएंगे सरकार। सीएम ममता बनर्जी को फिर लगा तगड़ा झटका। कृणाल घोष के बाद अब तापसी रॉय ने पार्टी से दिया इस्तीफा। चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लगा झटका। भाजपा उम्मीदवार ने जीता सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव। गुजरात में भीषण हादसा। सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकराई कार। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। पीएम के दौरे से पहले आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी। एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। 10 मार्च को आएंगे पीएम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और यह धमकी यूपी पुलिस को कॉल करके दी गई है। महानगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं एसटीएफ, एटीएस और लखनऊ पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर जांच में जुट गए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी को इस तरह जान से मारने की धमकी मिली। इससे पहले यूपी 112 में दर्जनों बार सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से या फिर बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि अधिकांश मामलों में धमकी देने वाले कोई सिरफिरा ही निकलता है। फिलहाल सुरक्षा और जांच एजेंसी कॉलर की तलाश में जुट गई है। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान सांसद दिनेश लाल यादव, निरहुआ और पार्टी के पद अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद मंदूरी एयरपोर्ट पर होने वाले संभावित जनसभा स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित कार्यक्रम 10 मार्च को है। उसी दिन महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय और आजमगढ़ एयरपोर्ट दोनों के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित होना है। साथ ही एयरपोर्ट के सामने जनसभा भी प्रस्तावित है और इन्हीं कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आज आजमगढ़ पहुंचे थे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, कि सबने एक बार मुझ पे और भरोसा दिखाया और मुझे फिर से यहाँ से प्रत्याशी आजमगढ़ से बनाए हैं। और इसमें मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा आजमगढ़ की जनता को कि आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने जितने भी सर्वे हुए उसमें सबने यही कहा कि हमें फिर से दिनेश लाल यादव ही चाहिए। तो ये जो आजमगढ़ का मूड है ये बताता है कि अब उनको काम समझ में आ गया है कि जो पहले कोई नहीं कर पाया था वो 1 साल में ही यहाँ कमल खिलने के बाद इतना सारा काम हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि देवतुल्य जनता ने जो मुझे एक मौका दिया है, तो पहले तो मुझे 1-1.5 साल का ही मौका मिला था, लेकिन अब 5 साल का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम तय किया जाए, कब तक कुछ उम्मीद है? हाँ, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 10 तारीख को है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी इस बात से बहुत खुश हैं कि आजमगढ़ की जनता ने यहाँ कमल खिलाया है और जहाँ भी जाते हैं प्रधानमंत्री जी वहाँ आजमगढ़ की चर्चा भी करते हैं। वो बहुत खुश हैं, इसलिए आजमगढ़ आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में भी कोई गाना आपका लॉन्च हुआ है? हाँ, चोर लुटेरे जितने थे सबकी बज गई घंटी है
और देश बढ़ा है, देश बढ़ेगा, मोदी की गारंटी है। ये गाना बन के तैयार हो गया, बहुत जल्दी आपके बीच आएगा। और एक और गाना बहुत बढ़िया तैयार हो गया है। जब अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो एक और गाना मन में आया कि मोदी योगी इस कलयुग में रामलला के दूत हैं और भारत माता कहती है ये दोनों मेरे सपूत हैं। जय श्री राम। यूपी के हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट के लिए तीसरी बार लगातार भाजपा ने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतार दिया। हमीरपुर लोकसभा सीट का दायरा 3 जिलों में फैला है, जिसमें हमीरपुर के साथ महोबा और बांदा जिला भी शामिल है। बता दें, भाजपा सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल छात्र राजनीति से ही एबीवीपी से जुड़े रहे हैं और इसके अलावा संघ व भाजपा में विभिन्न पदों पर रहे हैं। 2014 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और 2,55,000 वोटों के अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और इसके बाद 2019 में भी लगभग 2.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की और भाजपा नेतृत्व ने एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताते हुए लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया। मैं पार्टी का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी, आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं, मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही हमेशा जीवन पर्यंत रहने वाला हूं। मुझे इस बार और आपको बताते हुए मैं बहुत अभिभूत हूं, बहुत भावुक हूं इस बात को लेकर के कि मैं अभी तक अपनी पार्टी के किसी भी नेतृत्व से किसी से मिल नहीं पाया, ना मैं उनसे बोल पाया कि भाई साहब कि क्या, मैं मिला भी नहीं। शायद हो सकता है और कोई पार्टी होती तो लोग सोचते कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती है और निर्णय जो लेती है वो बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों की राय लेकर के जो निर्णय लेती है। हमारे यहाँ बहुत शुचिता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत बड़प्पन के साथ पार्टी हमेशा निर्णय लेती है। इस कारण से तो पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो हम लोग पार्टी का आभार प्रकट करते हैं, कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं ने और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी लोगों ने जो भी रिपोर्टिंग की होगी, इस आधार पर पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी। अब ये तो हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित नागरिक बंधु, मतदाता बंधुओं, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर बनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों का जितना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिला है, जिसने हम लोग को काम करने का जो साहस देता है कि हम लोग निष्पक्षता से, ईमानदारी से, शुचिता से काम कर पाते हैं, पार्टी का हम लोगों पर भरोसा है। निश्चित रूप से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने लगभग उनको पूरा एक एक करके पूरा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हमेशा संकल्प पत्र होता है। हम लोगों के घोषणा पत्र में था कि 370 खत्म करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे, ऐसे अनेकों जितने प्रकार के थे, कोई छुपा हुआ एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हर घोषणा पत्र में लिखते थे, हर कार्यकर्ता नारा लगाता था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। धारा 370 खत्म करने के लिए कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, आप देखते थे, ये नारा भी लगाया, घोषणा पत्र में लिखा भी और इसको पूरा भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर के जितने मुद्दे हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सभी पूरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुद्दे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सब पूरे हो रहे हैं और अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको लेकर के मैं 10 वर्षों तक लगातार सदन में आप लोगों के सब स्नेह आशीर्वाद से मैंने उस लड़ाई को सदन के पटल पर रखने का काम किया और मोदी है तो मुमकिन है, इसको मैं इसलिए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग जैसे 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट वो भी बुंदेलखंड में देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। जितने क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कोई मुद्दा अछूता नहीं जिसको लेकर के हम लोगों ने सदन में संबंधित मंत्रालयों में नहीं रखा है। निश्चित रूप से अगर मुझे तीसरी बार क्षेत्र के सम्मानित मतदाता बंधुओं का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से और भी जो समस्याएं हैं उनको भी हम लोग जल्द से समाप्त कर सकेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लहर देखकर राहुल गांधी बौखला गए हैं।
सामाजिक और राजनीतिक रूप से अनभिज्ञ व्यक्ति भी सोचेगा कि भारत की तुलना पाकिस्तान से करना बचकानी हरकत है। वहीं तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा, बिहार में भले ही बीजेपी और एनडीए को बहुमत नहीं मिल रहा, लेकिन लोग बीजेपी और पीएम मोदी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं। बीजेपी यूपी की सभी 80 और बिहार की 40 और देश की 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी। गांधी जी सत्ता अभियोग में बौखलाए हुए, और अगर कोई एक नादान व्यक्ति जो सामाजिक राजनीतिक किसी दृष्टि से जागरूक नहीं होगा तो वह भी जानता है कि भारत की पाकिस्तान से तुलना करना मतलब एकदम बचकाना बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है, और ये फ्रस्ट्रेशन है। इसके साथ ही सर तेजस्वी यादव ने ये बात कही है, कोई मिल गया पिक्चर का गाना गाते हुए कि इधर चला मैं उधर चला, नीतीश कुमार की यही स्थिति है। देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि वह तो पूरी ताकत से लगे थे कि नीतीश कुमार की जो सरकार भाजपा के साथ फिर से बनी थी वह सरकार बहुमत न प्राप्त कर पाए, लेकिन भगदड़ तो चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो और चाहे वहां राष्ट्रीय जनता दल हो, और चारों तरफ भगदड़ की स्थिति है। लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं, मोदी जी का नेतृत्व पसंद कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश का जो विकास हो रहा है उसे महसूस कर रहे हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में 80 की 80, बिहार में 40 की 40, देश में 370 कमल के फूल, 400 से ज्यादा एनडीए की जीत। सर एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से मोहन यादव जी यहाँ यूपी में आए हैं, लगातार ये बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव के विरोध में वो सामने आए हैं, अखिलेश यादव वहाँ बिहार जाके रह। देखिए, अखिलेश यादव जी की स्थिति अब विरोध करने लायक नहीं रह गई है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी की ओर आगे एकदम इतनी तेजी से बढ़ रही है कि राज्यसभा चुनाव उसका ताजा उदाहरण है। न पार्टी संभाल पा रहे हैं, न अपना परिवार संभाल पा रहे हैं। उनकी पार्टी और परिवार दोनों में भयानक कलह है, और डॉक्टर मोहन यादव जी को भाजपा ने कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी, और हमारे सभी जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कई राज्यों में जाते हैं, हम लोग भी, अभी कल मैं मध्य प्रदेश में था, मोहन जी कल उत्तर प्रदेश में थे। तो ये भाजपा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करती है, और उसी काम के आधार पर जनता का आशीर्वाद मिलता है, और 2024 में फिर सरकार बनी। गांधी जी सत्ता अभियोग में बौखलाए हुए, और अगर कोई एक नादान व्यक्ति जो सामाजिक राजनीतिक समाजवादी पार्टी में आज कई नेताओं को अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई। पूर्व विधायक रुश्दी मियां बसपा छोड़कर अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया अतहर खान समर्थकों के साथ बसपा से सपा में शामिल हुए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, इन नेताओं के आने से समाजवादी आंदोलन और मजबूत होगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर भी हुए। अब बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे भाई? बीजेपी क्या कह रही, किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या इस महंगाई में आय दोगुनी हो गई? 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है अभी तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। दुनिया में शायद इतना कर्ज किसी देश के ऊपर नहीं होगा। कर्ज उद्योगपतियों को दिया और उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और फिर ये जो घटना हुई थी तेजिंदर ब्रिग की, तो जान बच गई तेजिंदर ब्रिग की, उसकी भी जान चली जाती। और उन्हीं जिन पे आरोप थे, बताइए, टिकट दे रहे हैं। तो इससे किसान का क्या भला होगा? इससे जनता को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है। अब पार्टी विद डिफेंस यही है कि जो चाहो सो करो, और हम तो आपके साथ हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र और मुख्यमंत्री क्षेत्र से क्या लेना देना है? जो पॉलिसी है दिल्ली और लखनऊ मिलकर के मदद करते हैं। तो जो लोग ये दावा करते हैं डबल इंजन की सरकार का, तो किसानों की अखबार है अमर उजाला, उनका फार्म हाउस है बरेली में, और कारोबार है कहीं और भी। ये सवाल का जवाब ही है। जब बात किसान की चल रही तो सीबीआई क्यों ले आए आप? भगवान, इनकी जरूर जांच हो।
नहीं देखिए ऐसा है, ये सीरियस मत लो, आप सीरियस मत लो, बहुत दिल पे ले ली इन्होंने बात। अरे दिल पे ले ली इन्होंने, हमारे वाले पत्रकार हैं, दिल पे ले ली इन्होंने, ले रही दिल पे ले ली। अरे मैं बात कर दूं ना, अरे शांति हुआ थोड़ी देर। देखिए हमारे पत्रकार साथी वैसे सीरियस हो गए। सीबीआई एजेंसी है, अगर सीबीआई कोई चीज पूछेगी तो हम जवाब देंगे, उसमें क्या है। अगर कोई भी एजेंसी उसका सहयोग करेंगे। नंबर एक, यहां जितने लोग बैठे हैं और हमारे सबसे बुजुर्ग नेता ये बेरिया जी होंगे, आपके यहाँ थाने में किसकी चल रही है? बीजेपी की विधायक की चल रही कि नहीं चल रही? देखिए आप, जब थाना कब्जा कर रखा है बीजेपी के लोगों ने, सबसे छोटी यूनिट जहां पर न्याय मिलता है लोगों को, तो ये सीबीआई तो बड़ी एजेंसी है, इस पर कब्जा क्यों नहीं करेंगे? तो ये आप बुरा मत मानो, कभी आपकी भी जांच होगी तो अलग बात है। और महीने का कितना ऐड मिलता है ये तो बता दो। अरे भाई हमसे पूछ लिया सीबीआई, हम सीबीआई के लिए तैयार है। अरे आप अपना बताओ, महीने का ऐड कितना मिलता है? अब क्यों मुस्कुरा रहे भाई? नहीं ऐड कितना मिलता है? 1 करोड़ से 50 लाख। तो जवाब देने का अधिकार हमारा है। नहीं यहां भी है, वो परंपरा भूल गए, हम भी भूल गए। ये हमारे वाला अखबार है, क्या करें बेचारे, मजबूरी है। अखिलेश जी कल आप नौकरी कर रहे हैं आप। अखिलेश जी कल आप पटना में थे और इंडिया गठबंधन, लेकिन खबर मत काटना, हमारी चलाते रहना खबर। इंडिया गठबंधन की रैली में थे, तो यूपी में ये इंडिया गठबंधन की रैली अधिसूचना जारी होने से पहले क्या होने जा रही है या उसके बाद? चुनाव में रैलियां होंगी और कोशिश करेंगे जो गठबंधन के वरिष्ठ नेता उनको जगह जगह उनके साथ रैलियों में हम लोग शामिल हों। और 80-40 ही भविष्य तय करेगा, 40 बिहार, 80 यूपी। इसीलिए हम समाजवादी लोग अपना पीडीए परिवार बढ़ा रहे हैं। कल की रैली पे पीएम मोदी ने कटाक्ष किया, उनका कहना है कि विपक्ष कह रहा है मेरा परिवार नहीं है, लेकिन देश एक ही नारा लगा रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। देखिए परिवार में बहस बीजेपी को इसलिए नहीं करनी चाहिए, बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी पर्याय वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी पर्याय वाले से वो वोट नहीं मांगेंगे। सम्मान उन्हें मिलना चाहिए संविधान के तहत, उसके लिए लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। नहीं वो आपको स्टेट अफसर क्या पता करना चाहिए, गाड़ियां कितनी तैयार हो गई हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा मंत्री कितने बनने जा रहे हैं। सर राजनाथ जी ने बोला है कि जो लड़के धरना दे रहे हैं दलित और पिछड़े, वो लात खाने लायक है। क्या राजनाथ जी ने बोला है कि दलित और पिछड़े लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं वो लात खाने लायक। वो खुद जाके वहाँ क्या खा रहे हैं? ये ठीक कह रहे हैं आप, वो क्या खा रहे हैं? अब तो पता लग गया होगा लोगों को क्या खा रहे हैं। चलिए मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं, लेकिन प्रेस के साथियों जो लखनऊ वालों से भी तो पूछा करेंगे सब सवाल। हापुड़ जनपद में आगामी लोकसभा चुनाव और होली से पहले आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की एक्सपायरी डेट की बियर को नष्ट किया।
आबकारी अधिकारी ने बताया कि बडवाइजर ब्रांड की बियर एक्सपायरी हो चुकी थी, जिसको नष्ट कराया गया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव और होली को देखते हुए तीनों आबकारी इंस्पेक्टरों को भी तैनात किया गया, जो अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाएंगे। हमारे बांड अनुज्ञापन पर 3684 पेटियां बियर की थी, जो विभिन्न जगहों से आई थी, किंतु एक्सपायर हो गई थी। एक्सपायर और कालबाधित होने के कारण आबकारी आयुक्त की अनुमति से और जिलाधिकारी महोदया की अनुमति लेके 3684 पेटियों को विनष्ट किया गया है। तो कितनी कीमत है? इसकी कीमत 1,25,00,000 के आसपास थी। जिस तरीके से सर होली भी आ रही है, तो आगे क्या कार्रवाई चलती रहेगी? होली के देखते हुए और आगामी चुनाव को देखते हुए हमने 3 टीमों का गठन किया है। हमारे तीनों इंस्पेक्टर अपने अपने क्षेत्रों में प्रवर्तन कार्रवाई करेंगे होली और आगामी चुनाव को देखते हुए। प्रतापगढ़ पुलिस ने सराफा व्यवसाय से लूट का खुलासा किया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश के पैर में गोली लगी, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। बता दें, नवाबगंज थाने इलाके में भिटारी में बीते 20 दिन पहले सराफा व्यवसाय की दुकान पर 4 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं सीओ कुंडा अजीत कुमार सिंह ने बताया, पकड़े गए दोनों लुटेरों पर प्रतापगढ़ के अलावा रायबरेली जनपद में भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों लुटेरों को जेल भेज दिया। जिनकी नवाबगंज चौराहे पर सराफे की दुकान है, से भिटारी मोड़ पर अज्ञात बदमाशों द्वारा एक बैग छीन लिया गया था, जिसमें सोने चांदी के जेवर थे। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 14/22 धारा 392 पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत थानाध्यक्ष नवाबगंज ने मय फोर्स के घटना का अनावरण करते हुए दिनांक 2/3/24 को कनई मोड़ पर 2 अभियुक्त गोविंद मंगता व अंकित सोनी निवासीगढ़ रामपुर गढ़ोली थाना मानिकपुर को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूटे गए सोने चांदी के जेवर व 1 तमंचा देसी 315 बोर व 1 कारतूस बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास पुराना भी है? हाँ, गोविंद मंगता के विरुद्ध 10 मुकदमे पंजीकृत है, जबकि दूसरा हापुड़ जिले में श्रद्धालुओं से भरी एक बस और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में 19 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें से 5 को मेरठ के लिए रेफर किया गया। बताया जा रहा है, श्रद्धालु बस में यात्रा कर हरिद्वार जा रहे थे, तभी बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता ने बताया, अधिकतर घायल श्रद्धालु बिहार के रहने वाले हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अन्य श्रद्धालुओं की जानकारी भी दी जा रही है। हरिद्वार जा रहे थे हम लोग, बिहार से आ रहे हैं। क्या हुआ हादसा बताइए? हादसा यही हुआ कि हम लोग गाड़ी पेट्रोल पंप से अभी गाड़ी खोले, साइड से आकर गाड़ी वो लोग मारे हैं। किस टाइम की घटना है? 4 बजे करीब में। तो पुलिस आई थी? आए थे। क्या किया पुलिस ने? पूरा व्यवस्था वो लोग किए हैं। कितने लोगों को चोटें आई है, कितने घायल हैं? 17-18 आदमी को। वो जा रहे थे इधर हरिद्वार जा रहे थे, तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया पेट्रोल पंप का पास में, पूरे आदमी घायल हो गया है। कितने कम से कम 25 घायल होते हैं, बाकी का थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। पता लगेगा। हम लोग हरिद्वार जा रहे थे, उसी टाइम में वो ट्रकोल आया और बस में ट्रकोल मार दिया। उसमें 20-25 आदमी घायल है, हॉस्पिटल में भर्ती है। एक्सीडेंट हुआ, उसके दौरान एम्बुलेंस 108 से आए यहाँ पे, जिसमें से 5 मरीज गंभीर थे, जिनको रेफर कर दिया मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए। बाकी जो सिचुएशन इनकी ठीक ठाक थी, उनको भर्ती कर दिया गया यहाँ पे। कोई ज़्यादा गंभीर नहीं था, थोड़ी बहुत चोट वोट थी, उन सबको ड्रेसिंग में पट्टी उट्टी करा के
भर्ती कर दिया गया है जिला अस्पताल। फर्रुखाबाद के रसूलपुर गांव में दबंगों का कहर जारी है, जहां एक घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया और फिर मौके से फरार हो गए। वहीं दोनों पक्षों की मारपीट में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया, जिसमें एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। कल इन्होंने मेरे क्या मारा, कितने सहवान ने पहले बुलाया अपने चाचा घर पे और बुला के 10 रुपये छीन लिए। किसको बुलाया? मेरी छोटी बेटी आज 3 साल की, ठीक। अब इनकी लड़की है लगभग 10 साल की। इन्हें बुलाया, पैसे छीने लड़ाई चक्कर में लड़ाई हुए। तो मेरी लगभग 14 साल की बेटिया जब गई, मैं 10 रुपया मेरी अम्मी के हैं काले लिए, तो उनकी बड़ी लड़की जो मारा को सहबा को, इधर सहबाज ने मारा, इनकी अम्मी है, इनकी अम्मी ने मारा। मालूम ने कल सबको मारा, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। हम थाने आए, रिपोर्ट करी, हम लोग यहाँ चले गए। आज क्या हुआ? आज जब सुबह उठे तो हमारी दुल्हन जब गाली करी तो गाली का दे तुम रिपोर्ट कर रहे हो, जब थाने करी गया तो लड़ाई नहीं लड़ी। तो जब भीतर हाथ पकड़े के सब लोग खींच ले गए। किसको खींच ले गए? मेहनत कौन है ये? मेरी दुल्हन है। तुम्हारे दुल्हन को खींच ले गए? हाँ। कितने लोग खींचने वाले थे? कम से कम 7 लोग। गलत हरकत की क्या? गलत जरूर की, जब घर में अंदर भीतर खींच ले गए, चूड़ियाँ टूटे गए, कपड़े फटे गए उन पे और मारा। मतलब घर में खींच लेके मारा? हाँ, आदमी खींच के ले गए। हाँ, बदतमीजी की है। किसके साथ बदतमीजी की है? मेहनत के साथ बदतमीजी की है। हाँ। तो तुम सब लोग कितने लोग घायल हुए? हम लोग 9 लोग घायल हुए। हाँ। थाने में गए थे? हाँ, थाने में गए। पुलिस क्या कह रही? पुलिस कह रही है कार्रवाई हुए, कह रही है पता नहीं हुए नहीं हुए। ऐसा था, मेरी भाभी वहाँ पे खड़ी थी बाहर, हम लोग मौके पे थे नहीं, तो ये एक औरत को अपने घर से बाहर निकाला। निकालने के बाद में उसके अंदर पहली से आदमी लड़के सब बैठे थे और इनको जैसी गाली दी तो मेरी भाभी बोली इनको एकदम लड़के अंदर से निकले, अंदर खींच ले गए। खींचने के बाद में गेट में कुंडी डाल दी और हम लोग बाहर से हुक रहे थे, अंदर घुसत खाली हाथ ऐसे गए, खाली हाथ थे। तो जब उन्होंने गेट खोला, उनकी वो भाभी मेरी फूटी फाटी सब पड़ी थी, हाथों की चूड़ी फूटी हुई पड़ी थी वहाँ पे घर पे, तो उनको मारा। फिर हम लोगों को हाथ में कुछ ताना, सबको करीब 7-8 लोग थे, उन लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा, जान से मारने की धमकी दी। क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास एक मुर्गा काटने वाली छुरी थी, एक बगुदा था, लाठी डंडे थे। नहीं तो तुम्हें भाभी को क्यों खींच ले गए? वो गलत नियत से खींच के लेके गए थे। कितने लोग खींच ले गए भाभी को? वहाँ पे करीब 6-7 लोग थे, पहले अंदर पे बैठे थे और वो खींच के ले गए। जब दरोगा साहब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उनकी हाथों की चूड़ियाँ। नहीं, और कल बच्ची को भी मारा था? कल बच्ची को भी मारा था। बच्ची कितने साल की है? बच्ची 13 साल की। यहाँ डॉक्टर यहाँ आई तो वो बच्ची घबरा गई थी, वो घबरा गई। उसके ऊपर ये लड़के बिंदे थे, करीब 4-5 लड़के थे, तो ये बिंदे थे, ये बेरहमी से उसको भी मारा, उसके मार सब दहना खराब कर दी। नहीं तो भाभी को खींच ले गए, तुम थाने में रिपोर्ट की थी तो भाभी को खींच ले गए? अभी मैंने रिपोर्ट हो गई है थाने में। क्या? हाँ, छेड़खानी की है। भाभी का क्या नाम है? महनाज नाम। श्रावस्ती जनपद के नेपाल सीमा पर स्थित जंगल से एक 15,000 के नामी के साथ 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया गया। आरोपी मुनशरीफ पहले भी एनडीपीएस मामले में जेल जा चुका है, जो 3 साल पहले छूट कर आया था। पुलिस ने बताया इन आरोपियों पर गौकशी करने का आरोप है, अगर पिछले 1 साल से फरार चल रहे हैं। थाना मल्लीपुर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कोठी गांव के पास गोकशी की घटना की सूचना मिली थी। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए मल्लीपुर पुलिस ने मौका मुआयना किया। मौके पर मृत पशु बरामद हुआ था। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 7 नामजद अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में थाना मल्लीपुर पुलिस और एसओजी की टीम को लगाया गया था अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। आज शाम लगभग 8:30 बजे ककरदही के जंगल में, जो नेपाल सीमा के पास में स्थित है, कुछ अभियुक्तों को की सूचना मिली। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी ने उनको अरेस्टिंग का प्रयास किया। इस संबंध में एक अभियुक्त चोरी उर्फ मुनशरीफ ने पुलिस पार्टी पर फायर किए। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त मुनशरीफ
उर्फ चोरे के पैर में गोली लगी है और उसको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में ये भी जानकारी मिली है कि अभियुक्त चोरे उर्फ मुशर्रिफ पिछले एनडीपीएस के मामले में जेल गया था। इस संबंध में उसको 11 साल की सजा हुई थी और सजा काट करके पिछले 2-3 साल पहले वो वापस आया है। अब वो गोकशी की घटना कर रहा है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत होने के बाद 15,000 का इनाम घोषित था और इस इनामी बदमाश को पुलिस पार्टी ने मुठभेड़ में अरेस्ट किया है और नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।